हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जीन जर्नल के चैनल में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंगर सीक्वेंसिंग। तो क्या होता है सेंगर सीक्वेंसिंग, किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट सेंगर सीक्वेंसिंग कैसे हुआ था, और आज भी लैब्स में सेंगर सीक्वेंसिंग कैसे हो रहा है, ये वर्क फ्लो और इसके एप्लीकेशंस, इसका लिटिल कंपैरिजन विद एनजीएस, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले समझना इम्पोर्टेंट है बेसिक से। बेसिक ये है कि सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज सैंगर सीक्वेंसिंग। तो सैंगर सीक्वेंसिंग कुछ नहीं है, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में हमारे सीक्वेंस होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। उन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके डीएनए के उस रीजन में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, उनका क्या सीक्वेंस है, वो न्यूक्लियोटाइड क्या प्रोटीन बना सकते हैं, किस तरह का मॉडिफिकेशन उनमें होता है, इन सारी स्टडीज को, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसी टेक्निक को बोलते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े होते हैं, राइट। तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हमें ये पता करना है कि वो स्ट्रैंड किन किन न्यूक्लियोटाइड से बने हैं और वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। लाइक अगर ए है तो ए के बाद टी है क्या, टी के बाद सी है क्या, सी के बाद वापस से ए है या जी है। इस तरह के सीक्वेंसेस को पता लगाना ही हम क्या बोलते हैं, सैंगर सीक्वेंसिंग बोलते हैं, या इसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। बट क्योंकि ये डिस्कवर किया था साइंटिस्ट सैंगर ने, इसलिए हम इसको सैंगर सीक्वेंसिंग कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये टेक्निक किसने डेवलप करी थी, फ्रेडरिक सैंगर ने 1977 में। तो ही इज द साइंटिस्ट हु हैव डेवलप्ड दिस टेक्निक, दैट इज व्हाट सैंगर सीक्वेंसिंग। ओके, अब इस टेक्निक को डिस्कवर करने के लिए, बिकॉज ये टेक्निक साइंस में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आई थी, जिसको हम अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं, हम डायग्नोस्टिक्स में भी यूज करते हैं, और आप जिस तरह से इमेजिन कर लो उस फील्ड में ये टेक्निक यूज करी जाती है। तो इतना बड़ा रिवोल्यूशन लाने के लिए भी इस साइंटिस्ट को एक अवार्ड मिला था, दैट इज बेस्ट साइंस अवार्ड, दैट इज नोबेल प्राइज। ओके, और ये अवार्ड इन्होंने मल्टीपल साइंटिस्ट के साथ शेयर किया था, बिकॉज समहाउ ये साइंटिस्ट एक ही साथ एक चीज पर काम कर रहे थे काफी लंबे टाइम से, और वो साइंटिस्ट थे पॉल बर्ग एंड वॉल्टर गिलबर्ट। ओके, तो 1980 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल गया। अब सैंगर सीक्वेंसिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग। चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि आप एक चेन से सीक्वेंस पता करते जा रहे हो और सडनली वो चेन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो जैसे ही वो चेन जिस न्यूक्लियोटाइड पे टर्मिनेट होगी, वो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, इसी मेथड को हम आइडेंटिफाई करके पूरा का पूरा क्या करते हैं, सेंगर सीक्वेंसिंग करते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग। ओके, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये सीक्वेंसिंग क्या होता है, किसने डेवलप किया था, इनको कब नोबेल प्राइज मिला था, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। आगे क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम देखेंगे कि सेंगर सीक्वेंसिंग किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो उसका प्रिंसिपल कुछ नहीं, प्रिंसिपल का मतलब ही यही होता है कि आप किसी चीज के बारे में ये बताओ कि हाँ उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, कौन कौन सा मेथड यूज हो रहा है, और क्या चीज है जो उसको बाकी टेक्निक से स्पेसिफिक या डिफरेंट बना रही है, राइट। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, डीडीएनटीपीज यूज करते हैं। डीडीएनटीपीज क्या होते हैं, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब डीडीएनटीपी कैसा दिखता है और ये डीएनटीपी से क्या डिफरेंस रखता है, ये मैं वीडियो के आगे आपको विथ पिक्चर समझाने वाली हूँ। बट अभी आप इतना समझो कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, दैट इज डीडीएनटीपीज। और यही डीडीएनटीपीज होते हैं जो कि चेन को टर्मिनेट करने का काम करते हैं। कैसे टर्मिनेट करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, इन डीडीएनटीपीज को ना हम एक फ्लोरेसेंट डाई से इंडिकेट कर देते हैं। इमेजिन हमने ए डीडीएनटीपी है, ठीक है, तो उसको हमने एडेनिन को हमने किसी स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट डाई से क्या कर दिया, टैग कर दिया। उसके बाद हमने ग्वानिन को अलग फ्लोरेसेंट डाई दिया, साइटोसिन को अलग फ्लोरेसेंट डाई दिया, और थाइमिन को अलग फ्लोरेसेंट डाई दिया। तो वो उनका एक इंडिविजुअलाइजेशन हो गया ना, वो अब जितने कॉमन न्यूक्लियोटाइड से वो अलग हो गए, क्यों, बिकॉज दे हैव सेपरेट फ्लोरेसेंट डाइज। तो ऐसे काम करता है। इसके बाद क्या होगा, इसमें हम ऑफ कोर्स अगर हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो हमको ऑब्वियसली पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉलीमरेज जो होते हैं ना, इन्हीं डीडीएनटीपी से रैंडमली इनकॉर्पोरेट करते हैं, और जैसे ही ये स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट डाई कॉर्पोरेट वाले डीडीएनटीपी जाके डीएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेंगे,
या उसके रास्ते में आएँगे, तो वहीं से हमारी चेन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। और जैसे ही चेन टर्मिनेट होती है, तो हमें पता चल जाता है अच्छा अगर एडेनिन जैसे ही ऐड हुआ है और चेन टर्मिनेट हो गई है, इसका मतलब वहाँ पे कौन-सा सीक्वेंस हो सकता है, कौन-सा न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, दैट इज़ थायमिन। ओके? अब इसके बाद क्या होगा कि हम उस फ्रेगमेंट लेंथ को न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करके समझ जाएंगे कि हाँ माइट भी हमारा ये सीक्वेंस ये हो सकता है, इस सीक्वेंस में हमारा ATGCC हो सकता है, ATAA हो सकता है, TAGC हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि सेंगर सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक पिक्चर के थ्रू कि आपको मैं चीजें बेसिकली लाइक बेसिक से समझाकर बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इमेजिन करिए हमारा ये डीएनए टेम्पलेट है। ओके, एक स्टैंड ये हो गया, दूसरा स्टैंड ये हो गया। ये स्टैंड 5-3 होगा, ये 3-5 होगा। ओके, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में इवन पीसीआर के वीडियोस में भी काफी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पीसीआर का वीडियो अगर आपने देखा हुआ है ना और आप उस टॉपिक को समझ के चल रहे हो तो आई थिंक ये सब चीजें आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो यह हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है, ये हमारे पास पॉलीमरेज है, ये हमारे पास डीएनटीपीस है। ध्यान रखिएगा ये डीएनटीपीस है ना कि डीडीएनटीपीस। और ये हमारे पास क्या है, डीडीएनटीपीस है। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या होगा कि प्राइमर, अब हमने क्या करा, डीएनए के जो टेम्पलेट थे ना उनके डबल बॉन्ड्स को, डबल जो क्या बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक डाउन करके हमने एक सिंगल स्ट्रैंड अलग कर लिया और दूसरा सिंगल स्ट्रैंड अलग कर लिया। उसके बाद क्या होगा कि उस सिंगल स्ट्रैंड में आके क्या बाइंड करेगा, प्राइमर। ओके, और जैसे ही प्राइमर बाइंड करेगा तो आके कौन बाइंड कर जाएगा, पॉलीमरेज। और जैसे ही पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो एक तरह का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। उसके कॉम्प्लीमेंट्री एटीजीसी आके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे और नए डीएनए के स्टैंड बनते जाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही नए नए स्टैंड बनते जा रहे हैं एंड सडनली सडनली एक डीडीएनटीपी भी आएगा, उस अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से वो बाइंड करेगा। और जैसे वो बाइंड कर जाएगा ना तो दूसरे वाले डीएनटीपी के पास स्पेस नहीं रहेगा अगला बॉन्ड बनाने के लिए और वो चेन वहीं से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही ब्रेक हो जाएगी चेन तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये सीक्वेंस हमारा इस सेगमेंट ऑफ डीएनए में प्रेजेंट है। बेसिकली सेंगर सीक्वेंसिंग पूरा का पूरा ऐसे ही काम करता है। रेस्ट ऑफ द चीजें शायद आपको ना समझ में आ रही हो तो वो मैं आगे इजीली आपको समझा दूंगी। अभी आप इतना समझ के रखो, टेम्पलेट को अलग करा, इसके बाद प्राइमर आया तो डीएनए पॉलीमरेज आया, फिर उसमें डीएनटीपीस आके बाइंड कर रहे और सडनली क्योंकि उस डीएनटीपी के मिक्सचर में हमारे डीडीएनटीपीस भी है, तो जैसे ही ए डीएनटीपी के साथ साथ एक डीडीएनटीपी आके बाइंड करेगा तो चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल समझने के लिए हमें सबसे पहले समझ लिया था कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी। तो हमारे पास डीएनटीपी है, ठीक है, सॉरी हमारे पास डीएनए टेम्पलेट है। उसके बाद हमारे पास 4 तरह के डीएनटीपीस होंगे जो कि एटीजीसी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास 4 फ्लोरेसेंट, 4 नहीं 4 टाइप्स, ओके, फ्लोरेसेंट लेबल्ड डीएनटीपीस होंगे। और ये दोनों ना आपस में लाइक एक सर्टेन मिक्सचर होगा, उन्हीं को लोड करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास प्राइमर्स होंगे। प्राइमर्स क्या होते हैं मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो प्राइमर्स कुछ नहीं होते, सिंगल स्टैंडर्ड शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन बफर होता है। रिएक्शन बफर का काम कुछ बहुत अलग सा नहीं होता, बस वो उसका काम रहता है कि आप रिएक्शन की डिग्निटी को मेंटेन रखिए, रिएक्शन के पीएच को मेंटेन रखिए। और अगर रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई लाइक उसके प्रोसेस में उसके कंटेमिनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो रिएक्शन बफर समहाउ उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल होता है। इसके बाद हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज में हम टैग पॉल को यूज करते हैं या और भी अलग अलग तरह के थर्मोस्टेबल पॉलीमरेसेस आते हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने पीसीआर के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ओके, तो प्रिंसिपल समझने के लिए हमें समझ आ गया कि हाँ ये चीजें हमें चाहिए रहती हैं और ये चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, तो वर्क फ्लो क्या होता है, वर्क फ्लो जैसे मैंने पिक्चर में आपको समझाया कि सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए का डीनेचुरेशन होगा, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए चेंज हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। इसके बाद क्या होगा, प्राइमर्स की एनेलिंग होगी, मतलब उस सिंगल स्टैंडर्ड
स्ट्रैंड में एक प्राइमर आके बाइंड करेगा। जैसे ही प्राइमर आके बाइंड करेगा तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमर एक तरह का चेयर का काम करता है। किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज के लिए। अगर प्राइमर नहीं है तो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जैसे प्राइमर ने बाइंड किया तो कौन आ गया? डीएनए पॉलीमरेज आ गया। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। अब क्योंकि सिंथेसिस के टाइम पे हमने सिर्फ डीएनटीपी ना दे के डीडीएनटीपीस भी दिए हैं, तो डीडीएनटीपी जैसे आएंगे वैसे ही चेन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी और सीक्वेंसिंग वहीं पे रुक जाएगी। अब उसी सीक्वेंसिंग को हम एनालिसिस करेंगे एक तरह के इंस्ट्रूमेंट में, जिसको हम जेनेटिक एनालाइजर बोलते हैं। 3500 एक्सेल होता है जो लेबोरेटरी में बेसिकली होता है। बट वो किस फंक्शन पे काम करता है? आज के टाइम पे वो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है। जैसे ही वो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेगा तो वो हमें बता देगा कि हाँ ये सीक्वेंस ऐसा है, और उसके बाद हम एक इलेक्ट्रोफेरोग्राम जनरेट करेंगे और हमें हमारा पूरा सीक्वेंसिंग का कितने एटीजीसी हैं, कौन कौन से सीक्वेंस में है, क्या क्या उनका अल्टरनेट पोजीशन है, ये सब कुछ हमें उस सेंगर सीक्वेंसिंग में पता चल जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या है? वर्कफ्लो मैंने आपको पहले समझा दिया था। क्रोमैटोग्राम इस तरह दिखता है। तो हर जैसे एडेनिन का एब्जॉर्प्शन अलग अलग वेवलेंथ पे होता है, ग्वानिन का अलग होता है, साइटोसिन का अलग होता है, थाइमिन का अलग होता है। तो उस बेसिस पे हम क्या जनरेट करते हैं? क्रोमैटोग्राम जनरेट करते हैं। क्रोमैटोग्राम कुछ नहीं होता है, बस आप ये समझ लो एक तरह का डीएनए प्रोफाइल हमारे पास आ जाता है, जो कि किस फॉर्म में रहता है? एक सीक्वेंस के फॉर्म में रहता है। ओके। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने जा रही हूँ जाऊँगी कि डीएनटीपी और डीडीएनटीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ नहीं, ये है हमारा, ये क्या है? ये हमारा डीएनटीपी है। ओके। हमारे पास शुगर है, हमारे नाइट्रोजन बेसिस है और फॉस्फेट है। नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस में क्या रहते हैं अटैच्ड? डीएनटीपी रहते हैं। डीएनटीपी मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ए एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, ये शुगर हो गए और ये फॉस्फेट बॉन्ड हो गया। और इसी तरह आपस में जुड़ते जुड़ते एक पूरा सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। ओके। तो ये डीएनटीपी हो गया। अब डीडीएनटीपी में क्या खास बात होती है? पूरा का पूरा सिमिलर है, ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ से जैसे एक ऑक्सीजन जाता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना, यहाँ का ऑक्सीजन तो जाएगा ही जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी चला जाएगा। और जैसे ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा, इसका मतलब जब नीचे आके नया ग्रुप आके अटैच होगा तो उसके पास तो, उसको तो पता नहीं है ना कि इसके पास ओ नहीं है। और जैसे ही वो आके अटैच होगा उसको ओ मिलेगा नहीं, और ओ नहीं मिलेगा तो वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और जब बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? चेन का लेंथ जो है ना खत्म हो जाएगा, चेन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। इसी मेथड को यूज करके फ्रेडरिक सेंगर ने एक पूरा टेक्निक डेवलप कर दिया, जनरेट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंगर सीक्वेंसिंग। ओके। अब देखो एप्लीकेशन क्या होते हैं सिंगर सीक्वेंसिंग के। तो सबसे पहले ये कैसी सीक्वेंसिंग होती है? लॉन्ग रीड लेंथ होता है। लाइक आप 700 से 1000 बेस पेयर को सीक्वेंस कर सकते हो। इसके बाद इसका एक्यूरेसी काफी अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि एनजीएस जो होता है ना, वो होल जीनोम को सीक्वेंस कर सकता है, बट सेंगर क्या है कि होल जीनोम तो नहीं कर पाएगा। और जब होल जीनोम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गलती करने की कैपेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो रीड्स है ना, वो छोटे रीड्स को रीड कर रहे हो, तो जब छोटा काम करोगे तो ऑब्वियसली गलती होने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद हम इसको क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में यूज करते हैं कि हमें किस तरह का म्यूटेशन है, ठीक है, या कौन सी डिसीज होने की कैपेबिलिटी है, ये सब चीजें आप सीक्वेंसिंग के थ्रू पता कर सकते हो। म्यूटेशन डिटेक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके। मान लीजिए कोई कोई बेस पेयर है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन में से किसी एक, इमेजिन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन का जो सीक्वेंस है हमको एक प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए रहता है। अब उसमें क्या हुआ? एक बेस पेयर डिलीट हो गया, थाइमिन डिलीट हो गया। तो थाइमिन के डिलीट, किस बेस पेयर के डिलीट होने से ये म्यूटेशन हुआ है, इस चीज को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो सेंगर सीक्वेंसिंग के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद जब एनजीएस के डेटा आता है, एनजीएस क्या है? एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग है। इसमें क्या होता है? सारा का सारा जीनोम सीक्वेंस हो जाता है, तो गलती होने की चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द डेटा इज ह्यूज, डेटा इज वेरी बिग। बट सैंगर में क्या होता है? डेटा छोटा होता है। तो अगर हम एनजीएस से डेटा जनरेट कर रहे हैं और हमको ये कंफर्म करना है कि हाँ, हमने जो डेटा जनरेट किया है, जो सीक्वेंसिंग करी है, वो सही है या गलत, तो इसके वैलिडेशन के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो क्या होती है? सैंगर सीक्वेंसिंग होती है। इसके बाद हम डीएनए बार कोडिंग में यूज करते हैं। बार कोडिंग बेसिकली क्या होता है कि आप एंजाइम्स के सीक्वेंसेस को पता लगा लेते हो,
या कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस को पता लगा लिया और आपने उसका एक डेटा फॉर्म तैयार कर लिया। अब जैसे ही किसी स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन आपको करना है, तो आप वो और आपने उसके डीएनए आइसोलेट करके आपने सीक्वेंसिंग करी और आपको पता चला ओके ये जीन इसमें है, और आपको नहीं पता कि ये जीन है तो, लेकिन ये जीन किस स्पीशीज का है, तो वो आप बारकोडिंग डेटा में डालोगे और आपको पता चल जाएगा ओके फाइन, अगर इस बॉडी में ये जीन है तो ये बॉडी, ये जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी है ये किस स्पीशीज की है। ओके, तो इट कुड बी एनी प्लांट, एनी फिश, एनी ह्यूमन बॉडी और एनीथिंग। इसके बाद टैक्सोनॉमी, जो कि समाओ इसी से रिलेटेड है, इसमें भी सेंगर सीक्वेंसिंग का यूज करते हैं। फॉरेंसिक एंड पैटर्निटी टेस्टिंग में भी सेंगर सीक्वेंसिंग का यूज होता है। ऑब्वियसली जब आपको किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना रहता है, मैच करते हो, आप कंपैरिजन करते हो डीएनए प्रोफाइल्स का, ये सारी चीजें भी आप किस टेक्निक के थ्रू करते हो, फॉरेंसिक की ये सारी चीजें आप किस टेक्निक के थ्रू करते हो, दैट इज सेंगर सीक्वेंसिंग। ओके, अब ये देखेंगे कि हाँ टेक्निक तो बहुत अच्छी है, लाइक इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ सीक्वेंसिंग बोलते हैं। एनजीएस का भी, लाइक एनजीएस होल जीनोम सीक्वेंसिंग करता है, मॉडर्न टेक्निक है, बट आज भी सैंगर इज मोर वैलिडेटेड देन एनजीएस। बट कहीं ना कहीं सैंगर में कुछ ना कुछ ऐसी लिमिटेशन होंगी ना, जिसकी वजह से एनजीएस मार्केट में आया। तो लिमिटेशन क्या थी, लो थ्रोटपुट देता था, मतलब आप समझो कि छोटा छोटा रीड्स को ये सीक्वेंस करेगा तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग ज्यादा है। ओके, तो इसका जो आउटपुट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती थी वो ऑब्वियसली बहुत लो होती थी। इसके बाद बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि आप सोचो आप एक बार में पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लो और एक बार में आप थोड़ा सा कर पाओ, फिर आपको वो पूरा जीनोम सीक्वेंस करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, इसलिए ये टेक्निक कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाती है एज कम्पेयर टू एनजीएस। ओके, इसके बाद इसमें शॉर्ट रीड लेंथ होता है एज कम्पेयर टू एनजीएस के। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी भी चीज को शॉर्ट या लॉन्ग बोलते हो ना, तो आपके पास एक कंपैरिजन होता है। तो अगर हम एनजीएस को शॉर्ट रीड लेंथ बोल रहे हैं, तो हम याद रखेंगे कि हम उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, एनजीएस से कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि मिक्स्ड सैंपल। इमेजिन हमारे पास एक सैंपल आया, उसमें ए इंडिविजुअल का भी डीएनए था और बी इंडिविजुअल का भी था। अब हमने मिक्स करके सीक्वेंस तो निकाल लिया, क्यों, क्योंकि इस टेक्निक को मतलब तो डीएनए से है और डीएनए तो दोनों सैंपल्स में है। अब हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ए का डीएनए कौन सा है और बी का डीएनए कौन सा, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास अलग अलग रेफरेंस सैंपल हो तब। ओके, तो ये एनजीएस का सॉरी सेंगर सीक्वेंसिंग का बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो ये सारे लिमिटेशन थे जो सेंगर सीक्वेंसिंग के मैंने इस वीडियो में समझाए हैं। Thank you so much everyone for watching this video. If you are liking the content, then don't forget to subscribe the channel and like the video. And everything whatever I'm doing is just too much time taking and too much energy I have to invest on making these type of content. And unfortunately, like whenever you create a good and educational content, the reach is very very less. So if you are watching it from somewhere or anywhere, just try to make it more and more popular so that everybody can have access the knowledge which is coming out from the people just like you. So yeah, thank you so much. Bye bye, take care.